आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैफ़ीन के बारे में। कैफ़ीन एक अल्कोलॉइड है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। कैफ़ीन को 137 ट्राईमेथाइलजेंथीन भी बोलते हैं और ये एक प्योरीन अल्कोलॉइड है जो कि नेचुरली कॉफ़ी बीन से हासिल होता है। कैफ़ीन जो है ये एक अल्कोलॉइड है जो कि हम कह रहे हैं मेथाइलजेंथीन भी इसको बोलते हैं, और मिथाइलजेंथीन का ही दूसरा नाम 137 ट्राईमेथाइलजेंथीन, और ये 37 डाईहाइड्रो 137 ट्राईमिथाइल 1H प्यूरीन 26 डायोन भी इसी का ही नाम है, यानी कि इसके 3 नाम हैं। जो कि हमने कहा कि कैफ़ीन एक अल्कोलॉइड है जो कि हम कह रहे हैं कि कहाँ से आता है, मिथाइलजेंथीन से बनता है। उसके अलावा ये इसका केमिकल फार्मूला है, इसका पूरा एक प्रोसेस जो है ये सारा है, लेकिन हम लोगों का जो है वो उससे कोई नहीं है, रिलेटेड नहीं है इससे, तो इसलिए हम लोग वो नहीं करेंगे। अगर इसकी बात करें फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की, तो कैफ़ीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इसका इफ़ेक्ट है, उसको ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके अलावा एक्यूट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो भी इससे इंक्रीज़ होता है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है। डायलिसिस होता है। डायलिसिस हम किसको कहते हैं कि जो हमारी किडनी है ना, वो बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड फ़िल्टर करना शुरू हो जाती है और उसके नतीजे में यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यूरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। उसके अलावा बात करें कैफ़ीन की, तो कैफ़ीन जो है ये रैपिडली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब होती है स्टमक में। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके पूरे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तमाम टिश्यूज़ के बाद ये उसके ब्रेन तक पहुँच जाती है। इसकी जो क्वांटिटी की अगर बात करें, तो ये सीड लीव्स, फ्रूट्स के कुछ जो है हम कह रहे हैं फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, वहाँ पर भी पाई जाती है, जहाँ पर ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पर काम करती है। अगर कैफ़ीन के नेचुरल सोर्सेज की बात करें, तो ये बीन्स ऑफ कॉफ़ी या फिर ककोआ से हासिल होती है। जो बेवरेजेस हैं, जो कि ड्रिंक्स वगैरह हैं कंटेनिंग कॉफ़ी, सच एज कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें भी कैफ़ीन का इस्तेमाल होता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, तो फर्स्ट यूज़ जो हुआ था कैफ़ीन का, वो हुआ था एज अर्ली एज 6 लाख BCE। BCE है बिफोर कॉमन एरा। सबसे पहले कैफ़ीन का इस्तेमाल इस दौर में हुआ था। 1820 में कैफ़ीन को फर्स्ट आइसोलेटेड किया था फ्रॉम कॉफ़ी बाय जर्मन केमिस्ट फ्रेडलिन एंड रंच। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया था। फिर 1821 में पेलिटियर ने जो है इसको नाम दिया कैफ़ीन का, एक फ्रेंच वर्ड फॉर कॉफ़ी। ठीक है, एक कैफ़े जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, उससे इसका नाम जो है दिया गया कॉफ़ी। और उसके अलावा एंड दिस टर्म बिकम द इंग्लिश वर्ड कैफ़ीन, और उसके बाद ये एक इंग्लिश टर्म जो है कैफ़ीन बन गई। ठीक है, इसके बाद पहले फ्रेंच नाम दिया गया, उसके बाद उसको इंग्लिश नाम दिया गया कैफ़ीन। 1821 में जो है प्योर कैफ़ीन एक्सट्रैक्ट हुई थी कॉफ़ी से। 1880 में कैफ़ीनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स अपीयर हुई थी, यानी कि कैफ़ीनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स है जिसमें कैफ़ीन पाई जाती थी बहुत ज़्यादा मिकदार में। उसके बाद 1903 में रिसर्चर्स ने कैफ़ीन को रिमूव किया बीन्स में से। इवन कि उसके फ्लेवर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, लेकिन उसके बीन्स को रिमूव किया था। फिर 1923 में डीकैफिनेटेड कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया था US में, यूनाइटेड स्टेट में। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी वो कॉफ़ी होती है जिसमें कि कैफ़ीन को रिमूव कर दिया जाता है। कॉफ़ी बीन्स में से कैफ़ीन को हम कहते हैं रिमूव कर दिया जाता है, और इसमें तकरीबन जो कॉफ़ी जो कैफ़ीन है उसकी अगर प्रोपोर्शन की बात करें, तो 1 to 2% या फिर 20% ओरिजिनल जो है वो पाई जाती है। ज़्यादातर इसमें से रिमूव कर दी जाती है। तो इस तरह की कॉफ़ी को डीकैफिनेटेड कॉफ़ी बोलते हैं। 1940 में US ने इंपोर्ट की थी 70% कॉफ़ी जो है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड कॉफ़ी क्रॉप जो है, फसल जो थी कॉफ़ी की, वो इंपोर्ट की थी। 1962 में अमेरिकन पर कैपिटा कॉफ़ी कंजप्शन पीक्स एट मोर देन 3 कप्स अ डे। ठीक है, ये एक अमेरिकन पर कैपिटा कॉफ़ी है। 1962 में ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी। 3 कप्स अ डे इसको लोग कंज्यूम करते थे। 1995 में कॉफ़ी जो है ये मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक बन गई थी लोगों की, जिसकी सारी हिस्ट्री है यहाँ पे ये बताया हुआ है इस टेबल में। आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि विच फूड्स एंड बेवरेजेस कंटेन कैफ़ीन, वो कौन सी फूड है, वो कौन सी ड्रिंक्स है जिसमें कैफ़ीन मौजूद होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कॉफ़ी में टिपिकल बताई हुई है, उसके बाद उसकी रेंज बताई हुई है। उसके अलावा टी में बताया हुआ है उसकी रेंज कितनी है, तो ये सारा बताया हुआ है। सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, कोकोआ बेवरेज, चॉकलेट मिल्क, इसमें कैफ़ीन की कितनी मिकदार होती है। इस टेबल में बताया हुआ है कि जो कैफ़ीन है
उसको मेडिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये वो मेडिकेशंस हैं जिसमें कैफ़ीन की अमाउंट बताई हुई है कि एक टैबलेट में कैफ़ीन की पर टैबलेट, अगर हम एक कैप्सूल की बात कर रहे हैं तो उसमें कैफ़ीन की मिकदार कितनी होती है, और जो है कैफ़ीन को अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो एक डोज़ में कितनी कैफ़ीन आप ले सकते हो। कॉफ़ी कॉफ़ी कंटेन कैफ़ीन एंड थियोफिलाइन। अब कॉफ़ी जो है ये जो है इसमें कैफ़ीन होती है, थियोफिलाइन होती है। थियोफिलाइन क्या है? ये एक डाइमिथाइलजेंथीन है, ठीक है, जो हमने नाम पढ़ा था पहले वो यहाँ से आया था। तो कॉफ़ी क्या है? उसमें कैफ़ीन और थायोफाइलिन मौजूद होता है। थायोफिलिन क्या है? वो डाइमिथाइलजेंथीन है जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं और 3,7 डाई हाइड्रो 1,3 डाइमिथाइल 1H प्यूरिन 2,6 डायोन्स शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें ये 3 मिथाइल ग्रुप्स को मिला के ये बना है थायोफाइलिन, ठीक है, और इसको 1,3 डाइमिथाइलजेंथीन भी बोलते हैं। अब आगे बताया हुआ है कि ये जो है ये कंसिडरेबली वीकर होती है देन कैफ़ीन की निस्बत ये ज़रा वीकर होती है, ठीक है, और इसका इफ़ेक्ट उतना नहीं होता जितना कि कैफ़ीन का होता है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्गर इफ़ेक्ट होता है हार्ट पे और ब्रीथिंग पे, सांस लेने में और हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है देन कैफ़ीन का इतना नहीं होता लेकिन इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी वजह जो अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो अस्थमा, ब्रोंकिटिस और एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा ब्रोंकिटिस ये जो है दमा जो हो जाता है, अस्थमा दमा की बीमारी है कि आपकी जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एम्फीसीमा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एम्फीसीमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो थायोफाइलिन है ये भी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? कॉफ़ी और टी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये इसका स्ट्रक्चर है। वाई डू पीपल बिकम एडिक्टेड टू कैफ़ीन? अगर हम कैफ़ीन की बात करें कि लोग इसके आदी क्यों होते हैं, अगर एक पर्सन है वो 1 कप ऑफ अ कॉफ़ी पर डे पी रहा है, ठीक है, अगर 7 दिन है और वो 1 कप एक दिन में पी रहा है तो इससे उसमें टॉलरेंस लेवल तो आता है, ठीक है। अगर हम एक ही बात करें पर्सन की कि वो एक पहले 1 कप पी रहा था, अब वो एक दिन में 2 कप पी रहा है, ठीक है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट तो सेम होता है और उसमें टॉलरेंस लेवल भी जो है बिल्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि वो जो कैफ़ीन है उसका आदी होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से फिर जब वो ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसको ज़्यादा आदत पड़ जाती है और उसके जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी में। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो नुकसानदेह होता है। तो कैफ़ीन एज अ ड्रग अगर हम बात करते हैं तो कैफ़ीन का जो बिहेवियरल इफ़ेक्ट है वो करेक्टराइज्ड है प्राइमरी एज अ रिडक्शन इन फैटीग एंड बोरडम। तो कैफ़ीन को थकावट दूर करने के लिए, अगर बोरियत को दूर करने के लिए लोग पीते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है इसकी वजह से नींद नहीं आती, नींद जो है वो देर से आती है। जो रीसेंट एविडेंस थे उनसे ये पता चला है कि जो कैफ़ीन है इनमें जो कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो पार्किंसन डिज़ीज़ का रिस्क है वो भी लो हो जाता है। यानी कि अगर मैन की बात करें तो आदमियों में पार्किंसन डिज़ीज़ होती है ज़्यादा, तो उनमें आदमियों में ये इस डिज़ीज़ का जो रेशियो है वो कम हो जाती है। पार्किंसन डिज़ीज़ जो है बेसिकली ये ब्रेन डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि मेंस जो हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है, वॉक नहीं कर सकते, उनमें उनमें बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होता, कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं होती, तो ये डिज़ीज़ पार्किंसन डिज़ीज़ है। तो ये अगर जो आदमी कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं उनमें ये कम होती है, लेकिन वुमेन में अभी तक कोई जो है प्रोटेक्टिव रोल इसका नहीं देखने को मिला। अगर इससे हेल्थ रिस्क की बात करें तो इसमें जो है कैफ़ीन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर कहा जाए कि इसका फ़ायदा है, क्लिनिकली अगर देखें तो इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें या जो है बोन लॉस होना शुरू हो जाती है, एल्डरली जो बोन है उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो कार्डियक कंडीशन है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से जो इंसान पहले जिसको हार्ट प्रॉब्लम होता है, अगर वो कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कैफ़ीन बहुत यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए इसका एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उससे उसको उसमें आप कह लें कि एग्रेशन हो जाती है, पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं।
और ये उसमें होता है जिसमें पहले ही जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का शिकार होता है, उनको पैनिक अटैक्स भी आते हैं। अगर इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो कैफ़ीन है इसका मैकेनिज़्म एक्शन बिल्कुल एडिनोसिन रिसेप्टर जो कि हम कह रहे हैं ब्रेन में है उसके एंटागोनिस्ट है, यानी कि इसके ऑपोजिट है। अगर एडिनोसिन की ब्रेन में बात की जाए तो ब्रेन में न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लेकिन जब इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, व्हेन एक्टिविटी इज़ टू हाई एडिनोसिन मॉलिक्यूल स्टॉप द न्यूरॉन सेल। जब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है एडिनोसिन की तो ये न्यूरॉन सेल को रोक देते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है ये स्ट्रक्चर है कैफ़ीन का और ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है। अब हम इन दोनों की बात करेंगे, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे पहले बताया हुआ एडिनोसिन और एडिनोसिन रिसेप्टर, और यहाँ पे फिर पहले एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ एडिनोसिन को बाइंड किया है, फिर एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ कैफ़ीन को बाइंड किया है। अब यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ एडिनोसिन एडिनोसिन रिसेप्टर, और यहाँ पर कैफ़ीन और एडिनोसिन रिसेप्टर के बारे में बताया हुआ है। अब पहले जो बताया हुआ है कि अगर तो एडिनोसिन को एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया जाए तो इसकी जो शेप है वो बताया हुआ है कि द रिसेप्टर टू अंडरगो अ शेप चेंज विच ट्रिगर्स अ बायोकेमिकल कैस्केड। इसकी वजह से जब इसके साथ बाइंड करते हैं तो उसकी शेप तो शेप चेंज अंडरगो है, और उसके अलावा जो उसका बायोकेमिकल रिएक्शन है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो आयन चैनल्स है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं और इसकी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। लेकिन अगर एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ कैफ़ीन जो है लगा दी जाए, बाइंड कर दी जाए, तो जब कैफ़ीन बाइंड होती है एडिनोसिन रिसेप्टर के साथ दैट काजेज अ शेप चेंज दैट डज नॉट इनिशिएट अ बायोकेमिकल कैस्केड। वो इसकी शेप तो चेंज कर रही है लेकिन उसके बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको इनिशिएट नहीं कर रही, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो सेम रहती है और वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन जब एडिनोसिन और एडिनोसिन रिसेप्टर था उसकी शेप नहीं चेंज हुई, उसने क्या किया बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया जिससे उसके आयन चैनल्स जो हैं वो ओपन हो गए और उसकी एक्टिविटी स्लो हो गई। लेकिन कैफ़ीन में उल्ट हुआ, उसमें शेप चेंज हुई, उसमें उसके बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए, उसकी न्यूरोनल एक्टिविटी स्टिल सेम थी और वो अपना काम बिल्कुल वैसे ही कर रही थी और इसकी न्यूरोनल एक्टिविटी इंक्रीज़ भी हुई। अब कैफ़ीन एक्सट्रैक्शन की अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ये प्रोसेस इसके नाम है, इनकी काफ़ी डिटेल है, इसके लिए काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी हैं जिसमें बताया हुआ है कि इन टेक्निक्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने नाम याद रखने हैं। पहली टेक्निक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, सेकंड इज़ द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, थर्ड इज़ द अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन एंड फोर्थ इज़ द हीट रिफ्लेक्स एक्सट्रैक्शन। अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें कैफ़ीन की, तो कैफ़ीन हेल्प करती है वार्ड ऑफ अल्जीमर्स। वार्ड ऑफ अल्जीमर्स में भी जो है ये होता है कि इसके लिए स्टॉप, जैसे डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करनी, एनर्जी ड्रिंक्स आपने जो है यूज़ करने, जूस आपने पीने हैं, तो ये जो कैफ़ीन है वो इनको हेल्प करती है। उसके अलावा जापान रिसर्चर्स से पता चलता है कि कैफ़ीन से मेमोरी इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा कैफ़ीन जो है वो लिवर को डिटॉक्स करती है और कोलोन को ये क्लीन करती है, ठीक है। उसके बाद जो है लिवर को जब ये डिटॉक्स कर रही है तो उसके बाद ये एक्ट करती है एज अ कैफ़ीन एनीमा। एनीमा भी एक अलग से टेक्निक है, यानी कि एक इंजेक्शन है जो कि लोअर बाउल ऑफ रेक्टम में इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू लोअर बाउल ऑफ रेक्टम इज़ द एनीमा। यानी कि किसी भी फ्लूइड का इंजेक्शन जो है रेक्टम की लोअर बाउल में जो लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है किसी भी फ्लूइड को, उसकी लोअर बॉल रेक्टम में इंजेक्ट करते हैं तो उसे हम एनीमा बोलते हैं। यानी कि उसकी लोअर बाइल जो है रेक्टम की, उसमें जो किसी भी फ्लूइड का इंजेक्ट करना एनीमा कहलाता है। कैफ़ीन जो है ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। कुछ ऐसे मैन और वुमेन है जो बाल्डिंग थे, उनमें कोई बाल नहीं थे, तो ये जो है कैफ़ीन उनमें हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते थे, उनमें हेयर आना शुरू हो गए, ठीक है, ये रिसर्च से देखा गया। कैफ़ीन रिलीफ पोस्ट वर्कआउट मसल पेन बाय अप टू 48%। उसके अलावा कैफ़ीन एज अ पेन रिलीफ काम करती है कि बहुत ज़्यादा अगर थकावट हुई हुई है, आपके मसल बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उसको ये 48% तक रिलीव करती है। कैफ़ीन जो है ये डिप्रेशन को भी कम करती है बाय इंक्रीजिंग डोपामाइन इन द ब्रेन। डोपामाइन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि ब्रेन और बॉडी में रोल प्ले करता है, तो ये उसको इंक्रीज़ करती है ब्रेन में।
कैफ़ीन इंक्रीज़ करती है स्टेमिना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इससे एक्टिव होता है इंसान। कैफ़ीन प्रोटेक्ट करती है आईलिड स्पैस्म को। कैफ़ीन जो है कैटरेक्ट्स के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। कैफ़ीन प्रिवेंट करती है स्किन कैंसर से। उसके अलावा न्यू स्टडी जो है, जैसे कि रॉटगर्स यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि कैफ़ीन जो है वो स्किन कैंसर से प्रिवेंट करती है, और इन्होंने किसी हेयरलेस माइस पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उसके अलावा हमने बात की कि कैफ़ीन में प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैटरेक्ट्स, आईलिड स्पैस्म से भी प्रोटेक्ट करती है, ये मोतिया वगैरह जो होता है उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, पीपल हु कंज्यूम कैफ़ीन हैव अ लोअर रिस्क ऑफ सुसाइड। अच्छा, जो लोग कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं उन पर इतना डिप्रेशन नहीं होता, तो उनमें लोअर रिस्क ऑफ सुसाइड भी देखने को मिला। कैफ़ीन जो है वो फैटी लिवर की अगर बात करें तो उसको भी ये रिड्यूस करती है। अगर हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक की, नॉन अल्कोहलिक को अगर देखा जाए, कैफ़ीन में रिड्यूस फैटी लिवर इन दोज विद नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी एसिड डिजीज़। तो जो कैफ़ीन है वो क्या कर रही है, वो फैटी लिवर को भी लो कर रही है। और ये भी ड्यूक यूनिवर्सिटी में देखा गया, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज़ थी उस पर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ से इनको पता चला कि कैफ़ीन जो है वो फैटी लिवर को रिड्यूस करती है। अगर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये जो है इफ़ेक्ट करती है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर पे, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जो हड्डियों का प्रॉब्लम भी होता है, डायबिटीज़ भी इससे होती है, लॉस ऑफ स्लीप भी होता है, फर्टिलिटी और मिसकैरेज होता है फीमेल्स में, हार्मोनल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये सारे इसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर पॉजिटिव की बात की है तो कुछ नेगेटिव भी इसमें चीज़ें देखने को मिली हैं। अब यहाँ पे ये मेन सिम्टम्स है कैफ़ीन ओवरडोज के, तो ये अगर आप लोग ये इस तरह याद रख लेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में तो आपको याद हो जाएगा कि इससे ये अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ओवरडोज ले लें तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा बताया हुआ है कि रेस्पिरेटरी में रैपिड ब्रीथिंग होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है, डिहाइड्रेशन फीवर होता है, गैस्ट्रिक की अगर बात करते हैं, एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग होती है। हार्ट में देखें तो आप जो है इरेगुलर रिदम होती है हार्ट की। उसके अलावा जो है रैपिड, बहुत ज़ोर से दिल धड़कता है। स्किन की बात करें तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, उसमें पेन होती है, इवन के टच भी करें तो उससे पेन होती है स्किन को। उसके अलावा आपके कानों में ऐसे हर वक्त लगता है जैसे कुछ बज रहा है, रिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वीएल में भी आपको प्रॉब्लम होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें आपको इरिटेबिलिटी, एनजाइटी, रेस्टलेसनेस फील होता है, हर वक्त आपको कन्फ्यूजन रहती है, सर में दर्द रहता है, इंसोम्निया होता है कि आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है लेकिन आप सो नहीं पाते। मस्कुलर की बात करें तो ट्विचिंग होती है, ओवर एक्सटेंशन होती है। तो ये सारे मेन सिम्टम है अगर आप कैफ़ीन की ओवरडोज ले लें। ये कुछ कैफ़ीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैफ़ीन पाई जाती है, और ये डीकैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से कैफ़ीन की अमाउंट को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें बहुत कम माइन्यूट सी अमाउंट होती है ओरिजिनल कैफ़ीन की। अब यहाँ पे गुड एंड बैड ऑफ कैफ़ीन के बारे में बताया हुआ है। कंक्लूजन ये है कि कैफ़ीन जो है आज के दौर में मॉडर्न लाइफ की अगर बात करें तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कॉफ़ी ड्रिंकर्स की बात करें तो आजकल अडल्ट में बहुत ज़्यादा जो है ये देखा गया है मेजॉरिटी अडल्ट की, और जो बच्चे हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो दिन में कोई 1 या 2 जो है कप इस्तेमाल करते हैं। कुछ को तो ये रिकमेंड भी किया गया है, तो रिकमेंड किया गया है कि 1 या 1 से ज़्यादा अगर आपने कप पीनी है तो 2 कप पिए, अदरवाइज़ ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। तो 1 कप ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा पिएंगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। अगर एक जगह चीज़ अच्छी है तो उसकी जगह कैफ़ीन के बुरे असरात भी हैं, ठीक है। तो अब हमारा कैफ़ीन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।